आपकी हिंदू युवा वाहिनी आपकी बात को मानेगी ही पूरी तरह से? हर एक बात मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो कानून तो है फिर। इसीलिए आपने उनकी मेंबरशिप ड्राइव पर रोक लगा दी? देखिए, तो पहले से रोक थी, कोई मेंबरशिप उसमें नहीं थे। तो ये बनी क्यों थी योगी जी? सब लोग ये पूछते हैं, मैं क्योंकि अभी चूंकि आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा हो चुका है, तो आप किसी भी और प्रदेश में जाइए, विदेश में जाइए, लोग ये पूछते हैं सवाल। एक कालखंड हुआ था जब भारत और नेपाल की सीमा देश की सबसे संवेदनशील सीमा बन गई थी जी। शासन और प्रशासन जब पंगु हो चुका था, कार्य करने को तैयार नहीं था, तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे रहे बैठे हूं? ये मेरी जिम्मेदारी थी कि कोई मेरी राष्ट्रीयता को, हमारी मातृभूमि को छेड़ने का प्रयास करेगा। प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें उन गतिविधियों में वोट बैंक के नाते मौन बनी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर अपना संगठन खड़ा करके भारत और नेपाल की सीमा में बेहतर कार्य किया है। और जब भी भारत की राष्ट्रीयता को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा, जब भी हमारी एकता और अखंडता में सेंध लगाने का प्रयास करेगा, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को चैन से नहीं बैठना चाहिए, सख्ती के साथ इसके खिलाफ लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और हम लोग उस अभियान के हिस्से रहे हैं, हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। आगे भी हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि जिन भावनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस प्रकार के संगठन खड़े किए थे, आने वाले समय में उन भावनाओं को आहत न करना पड़े। सीमावर्ती क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, कोई भी समाज विरोधी गतिविधियां वहां पनपने न पाए, इसकी पूरी तैयारी। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि आपकी युवा वाहिनी जो है, अब चूंकि अभी तो बॉर्डर सुरक्षित है, मोदी जी हैं, उनकी धमक है, सब कुछ है, तो आप यहाँ पे हैं तो बॉर्डर सुरक्षित है, तो डिसबैंड हो जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा आपकी युवा वाहिनी को? मान लिया जाए उस समाज उस रचनात्मक कार्यों के साथ उनको जोड़ना चाहिए, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, वृक्षारोपण के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत बड़ा फील्ड है सेवा का, बहुत बड़ा फील्ड है उस सेवा के क्षेत्र में। जिसने गन उठाया उसको आप कह रहे हैं कि चल के वृक्षारोपण करो, बेचारे कैसे करेंगे बताइए आप? मुझे एक बात बताइए, हनुमान जी के हाथ में गदा भी थी और हनुमान जी के हाथ में भक्ति का वो भी था। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई हुआ है? और बजरंग बली की गदा के प्रहार को कोई झेल पाया है? तो ये माना जाए भक्ति और शक्ति का संगम हमेशा हुआ है, और मुझे लगता है कि उस रचनात्मक अभियान के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये जब आप ये कर रहे थे, उस वक्त एक दौर था जब आप पर तमाम, खास करके प्रदेश की जो सरकार थी उसका बहुत आपके ऊपर कड़ा रुख था, उन्होंने बहुत आपकी मतलब आपकी वाहिनी के लोग आप भी वो एक तरफ तो प्रशासन था जिसका डंडा आपके या युवा वाहिनी के ऊपर चल रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी के भी लोग थे जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त। मुझे याद है वो पार्लियामेंट का सीन मेरे पास है वो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि योगी, उस समय के योगी क्या सोचते थे और आज के योगी क्या सोचते हैं? हाँ, हम यही सोचते हैं कि प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। सत्ता में बैठ करके आप भेदभाव करेंगे, लूटपाट और अराजकता करने वाले, फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले तत्वों को प्रश्रय देंगे, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और उस समय भी हमारी लड़ाई यही थी, हर व्यक्ति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। दुर्भाग्य है पिछली सरकारों ने शरारतपूर्ण तरीके से प्रदेश का राजनीति का अपराधीकरण किया है और सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार की कलुषता घोलने का इन्होंने प्रयास किया था, प्रदेश की जनता ने अंततः उनको उसका फल दिया है। लेकिन आप उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उन पे तो आपने, आपके बड़े मतलब जिसे कह सकते हैं, आपने लगता है उनको माफ कर दिया। आपने अपने लिए मर्सिडीज नहीं ली और उनकी मर्सिडीज रहने दी। देखिए, हम लोग पैदल चलने वाले लोग हैं, ये बहुत तड़क भड़क में बहुत विश्वास नहीं रखते हैं। प्रदेश जब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा हो, अकेले प्रदेश में इस वर्ष लगभग 66,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है, तब हम लोग मर्सिडीज खरीदें, तब हम लोग फिजूल खर्ची करें, कि 22 करोड़ जनता के साथ अन्याय होगा। और मुझे लगता है
हम जैसे लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार की गलत उसको प्रवृत्ति को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। और हम लोगों ने रोका, आगे भी रोकेंगे। उन लोगों ने क्या किया है, जनता उसका फल उनको दे चुकी है, आगे भी देगी। हम लोग अपना समय जाया नहीं करना चाहते हैं। हम अपने एक एक क्षण का उपयोग करना चाहते हैं प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की माताओं बहनों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए। इसलिए इस सब छोटी छोटी चीजों पर ये तो कहा जा रहा है ना कि आप मुलायम, योगी जी जो है वो मुलायम पर मुलायम है, उनकी गाड़ी घोड़ा मर्सिडीज सब रहने दिया, और बेटे अखिलेश के खिलाफ आपने सीबीआई जांच शुरू करा दी, गोमती फ्रंट पे या आजम खान के खिलाफ। मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी जांच नहीं करवाई है, लेकिन जिसने प्रदेश को लूटा है, नोचा है, मुझे लगता है कि उसको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और हम लोगों ने तो किसी व्यक्ति को ध्यान बोर्ड में या जौहर यूनिवर्सिटी की जो बात हो रही है उस पे भी सीबीआई जांच होगी। देखिए, जहां गलत हुआ होगा उसके लिए मुझे लगता है कि संस्थाएं तय हैं, वे लोग अपने अनुसार जांच करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी पद पर पहुंच करके उसका दुरुपयोग करे। मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मुझे अधिकार नहीं होना चाहिए, मैं इस स्टेट का मालिक नहीं हूं, मैं केवल एक कस्टोडियन हो सकता हूं, मैं मालिक नहीं हो सकता हूं। और मुझे कोई अधिकार नहीं कि प्रदेश की संपत्ति को मैं किसी व्यक्ति या किसी परिवार विशेष के हित के लिए गिरवी रख दूं, कोई अधिकार नहीं मुझे। ये प्रदेश की जनता का अधिकार है, प्रदेश की जनता इस संपत्ति और पूरे प्रदेश की मालिक है। और मुझे लगता है किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। हम आए हैं, चुन करके आए हैं, एक समय तक कार्य करेंगे, कार्य कर रहे हैं, अपने दायित्वों का हम निर्वहन करें। पिछले 12-15 वर्षों में दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया। इन संस्थाओं को व्यक्ति और परिवार विशेष के लिए, उनके लिए बिल्कुल गिरवी रख दिया गया। आज ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश आज बदहाल है, तो इन लोगों की कार्य प्रणाली के कारण बदहाल है। उसको रोकना पड़ेगा और उसको रोक रहे हैं हम लोग। तो आप किसी एक्सटेंट तक जाएंगे उसके लिए? हमने कहा ना, जिसने भी प्रदेश की क्षति की है, प्रदेश के पूर्ण क्षति की है, प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है, प्रदेश के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया है और प्रदेश के किसानों को आत्महत्या की ओर अग्रसर किया है, उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। तो उसमें ये बदला लेना नहीं होगा क्या? ये बदला नहीं, बदला तब होता है जब बेवजह किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। हमने तो कहा कि हम प्रदेश की संस्थाओं से नहीं कराते, भाई आप चले जाइए किसी से करवा दीजिए। गोमती रिवर फ्रंट में क्या हुआ? पीपीआर 160 करोड़ का है, पीपीआर और डीपीआर में कितना गैप होगा? 660 करोड़ का बन गया डीपीआर, 160 से बढ़ के 660, और 24 परियोजनाएं पूर्ण होनी थी 660 करोड़ में। योजनाएं जनवरी 15 से जनवरी 17 तक पूर्ण होनी थी। मार्च 17 में हम लोग सत्ता में आए, मैं मौके पे गया, तब तक 1437 करोड़ खर्च हो चुके थे और केवल 8 छोटी परियोजनाएं पूर्ण हुई थी, 8 अधूरी थी और 8 को टच ही नहीं किया गया। ये है विकास इन लोगों का। ये प्रदेश, जिस प्रदेश में लोगों को पेयजल नहीं उपलब्ध हो रहा है, जहां वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, अच्छी शिक्षा नहीं है, सड़कें 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त हैं, बिजली नहीं है, बुनियादी सुविधाओं से जनता परेशान है, उस प्रदेश में आप एक परियोजना के नाम पर कितना लूट करेंगे? अखिलेश जी ने आपको चैलेंज किया, 2 साल में मैंने एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, योगी जी बना के दिखाए। तो एक्सप्रेसवे यही कारण है ना, तो आज तक चल नहीं पाया है, सर्विस लेन आज तक नहीं बना पाए हैं, वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। और आश्चर्य करेंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में अखिलेश यादव के गांव के पास सर्वाधिक लूट भी हो रही है। यानी वह एक्सप्रेसवे देश का सबसे असुरक्षित वे बन चुका है, जहां पर सर्वाधिक लूट होती है, जहां सर्वाधिक जो एक्सीडेंट हो रहे हैं,
ये तो है। अभी शिवपाल यादव जी का आपने बयान पढ़ा होगा, जी, उसी एक्सप्रेसवे पे समाजवादी पार्टी के एक नेता की दुर्घटना में मौत हुई है। अभी सिद्धार्थनगर जनपद के 5-6 नौजवान वहां पे उसी एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट में शिकार हुए हैं। यानी आप केवल किसी प्रकार की कोई तकनीकी जानकारी लिए बगैर केवल एक रेखा खींच देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि साहब हमने कार्य किया है। मेट्रो भी तो उन्होंने बनाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस आप कितने दिन में बनवाएंगे? देखिए, हमने अभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो उन्होंने केवल एक घोषणा कर दी, हम लोग बनाएंगे। अभी तो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हमारी चल रही है, हम उसको कार्य प्रारंभ करेंगे। हम बुंदेलखंड में भी एक एक्सप्रेस वे देने जा रहे हैं। हम लोग विकास की जो बुनियादी ढांचागत विकास है प्रदेश का, उसके लिए हम लोगों ने एक अपना रोड मैप आपने रास्ता मोड़ दिया, बनारस और अयोध्या से पास करा रहे हैं। नहीं, हम देखिए, वह लखनऊ से बलिया जाएगा, इसी में अयोध्या भी जाएगा, काशी भी जाएगा, गोरखपुर भी जाएगा। तो ये तीन पूरा भ्रमण होगा यूपी का? भ्रमण नहीं होगा, एक्सप्रेस वे तो अपना पूरा जाएगा, लेकिन इन तीनों को भी हम लोग बीच में अच्छा, ये बताइए योगी जी कि चुनाव आप कहाँ से लड़ रहे हैं? ये बड़े 3 महीने मतलब हो गए, 2 महीने, एक बस राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे कि एमएलसी बनेंगे, ये बता दीजिए। पार्टी मुझे जहाँ से कह देगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी क्या कहेगी? आप कहेंगे कि मैं यहाँ से पार्टी की कमान, पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी। अच्छा, ये बताइए कि किसी एमएलए से सीट छुड़वाएंगे कि किसी एमएलसी से छुड़वाएंगे? देखिए, अभी हमारी कोई योजना नहीं बनी, पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी चुनाव लड़ने के लिए मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा। मतलब इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आप गोरखपुर छोड़ सकते हैं, उसकी जगह कहीं और से भी लड़ सकते हैं? गोरखपुर मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा, कभी नहीं छोड़ना। इसका मतलब हम ये मान लें कि आप गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी जहाँ से कहेगी। अच्छा, ये बताइए, आप क्या, मैंने तमाम आपके कभी कभी लगता है कि आप पुराने योगी आदित्यनाथ हो गए। कुछ बयान, वो बयान उसके बारे में, ताजमहल के ऊपर आपका जो बयान था कि हिंदू संस्कृति का प्रतीक नहीं है, तो ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब मैं आपके, देखिए, अभी हम लोग 1 घंटे में नहीं बैठे, लेकिन आप अपना बयान स्वयं बदल रही हैं। नहीं, मैं आप पहले तो मुझसे पूछे कि आप पुराने योगी आदित्यनाथ नहीं हैं, आज फिर कह रहे हैं कि आप पुराने योगी आदित्यनाथ हैं। आपके तेवर कभी झलक जाते हैं। मैंने एक बात कही, ताजमहल एक अच्छी इमारत हो सकती है, उसका एक अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, वह दुनिया के अंदर आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है, लेकिन वह आस्था का प्रतीक नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता और रामायण हमारी आस्था का प्रतीक है, दोनों में अंतर है। रामायण, आस्था और कल्चर में डिफरेंस है। वो कल्चर में भी नहीं आएगा, मैंने इसीलिए कहा। देखिए, संस्कृति राष्ट्र की आत्मा होती है, हम उसके साथ जोड़े ना। मैंने कहा ना, एक अच्छा मॉडल हो सकता है, एक अच्छा जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार एक अच्छा मॉडल उसको आप मान सकते हैं, उसकी कलाकृति अच्छी हो सकती है, लेकिन वो एक अच्छी संस्कृति और अच्छी आस्था नहीं हो सकती है। इन दोनों में अंतर है, और मुझे लगता है कि रामायण के साथ, श्रीमद् भगवत गीता के साथ ताजमहल की तुलना नहीं हो सकती। तो एक चीज पर आप अपनी तेवर को दिखा रहे हैं लोग। तेवर नहीं, सही मेरा दायित्व है, मैं जहां बैठा हूं वहां पर सही बात बोलने का साहस भी करूं, और ये सही बात बोलने का साहस है कि हम लोगों को बता सकें कि ताजमहल हमारे लिए पर्यटन का केंद्र हो सकता है, अच्छा, लेकिन आस्था का केंद्र नहीं हो सकता है। तो विरोध क्या? विरोध नहीं है, हम लोग तो ताजमहल का प्रचार कर रहे हैं, आए दुनिया आए, ताजमहल घूम के जाएं, कुछ पैसा वैसा यहाँ देख, पैसा लेकर, ये भीख मांगने की आदत नहीं, हम लोग नहीं, मतलब पैसा विजिट करें, ये भीख नहीं मांगेंगे किसी के सामने, कभी नहीं मांगेंगे। जेवर एयरपोर्ट तो आप ताजमहल के लिए बनवा रहे हैं? ताजमहल के लिए नहीं बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बना रहे हैं। और आप देखना, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जेवर का, दिल्ली के पूरे ट्रैफिक को अपनी ओर डाइवर्ट कर देगा, और वो हम करने जा रहे हैं।